चलो, मौलिक कर्तव्य कल पढ़े थे, उसके बारे में एक बार बता दो। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है बताओ। भाग 4 का में, अनुच्छेद 51 का। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इस समिति की सिफारिश पर कौन सा नंबर का संशोधन हुआ था? 42वां है, इधर 86वां 44वां बोल लो। 42वां संशोधन 1976। ये पूरा संशोधन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इसी संशोधन को हम क्या नाम से भी जानते हैं? मिनी संविधान। क्या बोलते हैं? प्रारंभ में जब जोड़ा गया था तो कितने मूल कर्तव्य थे नागरिकों का? 10। और अभी वर्तमान में कितने हैं? 11। तो ये 11वां नंबर का कर्तव्य नया जोड़ा गया है। इसको कब जोड़ा गया था? 86वां संशोधन 2002। क्रमांक और सन दोनों बताना है, सिर्फ सन मत बताओ। समझ में आ रहा है? 86वां संशोधन 2002 के तहत इसको ऐड किया गया था। क्लियर है यहाँ तक सबका? और जो लास्ट में जो ऐड हुआ था उसी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आता है कि 86वां संशोधन 2002 के तहत जो कर्तव्य जोड़ा गया था उसमें कौन सी बातों का उल्लेख है बताओ। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना ये माता पिता का क्या है? कर्तव्य होगा, ऐसा इसमें लिखा है। समझ आ पा रहा है? तो कल मूल कर्तव्य पूरा लिख लिए थे, लिस्ट अपन पूरा। चलो, कॉपी लाए हो सब लोग? कल कुछ लोग चेक कराए थे, बाकी जिन लोग नहीं लाए थे, लाए हो कि नहीं लाए हो कि भूल गए? देख लो भाई, बराबर लिख तो रहे हो ना? नहीं तो पता चल रहा है संविधान खत्म हो गया, लेकिन आपका संविधान अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है नहीं? कॉपी में जो लिखना है आ रहा समझ में? तो डेली जितना पढ़ाया जा रहा है उतना कम से कम आपको लिखना ही है ना। चलो, आज स्टार्ट करते हैं अपन भाग 5 के बारे में। समझ तो आ रहा है ना संविधान की स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? चलो चलो, भाग 5 जो है इसके अंतर्गत हम क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं बोलेंगे तो संघीय कार्यपालिका। क्या पढ़ते हैं जल्दी बताओ? संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ना, या इसी का हम बोल सकते हैं केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? केंद्र सरकार। ठीक है। और भाग 5 के अंतर्गत हम कहां से कहां तक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं बता दो। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का जो भी आर्टिकल है इस भाग 5 में हमारा आएगा। क्लियर है तक सबका? कल बता दिया था कि क्या क्या चीजों के बारे में हम इसको पढ़ते हैं इसके अंदर। तो भाग 5 के अंतर्गत सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? क्योंकि राष्ट्रपति जो है ये भारत सरकार का, ये केंद्र सरकार का, ये भारत का सबसे बड़ा पद हम किसको मानते हैं? राष्ट्रपति के पद को ही माना जाता है। ठीक है। तो भाग 5 की जो शुरुआत होता है वो राष्ट्रपति से होता है। क्लियर है सबका? तो भाग 5 के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो किसके बारे में रहेगा जल्दी बताओ। राष्ट्रपति। ठीक है। और यहां से कथन निष्कर्ष क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, हर एक प्रकार का क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो हम आर्टिकल देखेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित को कहां से कहां तक अनुच्छेद हम भाग 5 के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद आप याद करेंगे 52 से लेकर 62। क्या बताओगे? 52 से 62 नंबर तक का जो आर्टिकल हम देखेंगे वो रहेगा राष्ट्रपति के संबंध में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में रहेगा। क्लियर है तक सबका? जिसमें से अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक एक कुछ ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेंगे, और लास्ट जो 62वां रहेगा उसको हम अलग से याद करेंगे कि इसमें क्या है। समझ में आ रहा है? तो राष्ट्रपति का आर्टिकल कहां से कहां तक है बोलेंगे तो क्या बताओगे? 52 से 62 तक। तो अब इस 52 से 62 तक जो चीजें हैं, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के क्या चीज के बारे में लिखा है, उसका एक ट्रिक यहां मैं लिख देता हूं। तो इसका ट्रिक है पकानी। क्या लिखा जल्दी बताओ? पकानी
कोका, कोका, कोका कोला नहीं है। पकानी कोका दुयो दशम। चलो फिर से पढ़ो क्या लिखा है। पकानी कोका दुयो दशम, एक दो बार बोलोगे ये रट जाता है। अच्छा, सामने सामने के शब्दों को निकाल के बना दिए हैं। चलो क्या है जल्दी बताओ। पकानी कोका दुयो दशम, यहाँ तक 52 से लेके 61 तक आपको अनुच्छेद याद हो जाएगा। और 62 में क्या है उसको हम लास्ट में देख लेंगे। समझ आ पा रहा है? चलो ट्रिक बताओ जल्दी से क्या लिखा है। पकानी कोका दुयो दशम, ठीक है। तो एक एक करके हमें लिख देता हूं कि किसका क्या क्या अर्थ है। समझ आ पा रहा है? तो सबसे पहले हम देखते हैं प से क्या देखेंगे, जल्दी बताओ। प से क्या चीज के बारे में बताया गया है। तो प से आपको याद रखना है राष्ट्रपति का पद। क्या है जल्दी बता दो। राष्ट्रपति का पद। प से क्या आएगा जल्दी बताओ। राष्ट्रपति का पद, ठीक है। फिर क्या दिख रहा है आपको, का, ठीक है। का से आपको याद रखना है कार्यपालिका प्रमुख, या प्रमुख ना बोल के कार्यपालिका, कार्यपालिका का प्रधान। क्लियर है तक सबका? तो प से क्या आएगा जल्दी बताओ। राष्ट्रपति का पद, प से पद, ठीक है। फिर का से क्या आएगा जल्दी बताएंगे। कार्यपालिका प्रधान, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे तो अब हमारा क्या आता है, नी। नी से आपको याद रखना है ये रहेगा आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या रहेगा जल्दी बताओ। राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्लियर है यहां तक सबका? तो नी से आपको याद रखना है निर्वाचन। नी से क्या याद रखना है, प से पद, क से कार्यपालिका प्रधान और नी से निर्वाचन। क्लियर है तक सबका? चलो इसके बाद फिर हमारा क्या है जल्दी बताओ, को, ठीक है ना। तो को से आपका आता है कोटा, या कोटा को ही कहीं कहीं बोलते हैं रीति। क्या बोलते हैं? अब ये क्या है उसको मैं आगे समझाऊंगा, कोटा या रीति किसे हम बोलते हैं। समझ आ पा रहे हैं? राष्ट्रपति को लेके बस अभी नाम याद रखे रहना। का से क्या आएगा जल्दी बताओ, कोटा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है का। का से आपको ध्यान में रखना है, का से आता है कार्यकाल। का से क्या आएगा जल्दी बताओ, कार्यकाल। यहां तक क्लियर है सबका? चलो प से बता दो क्या है, राष्ट्रपति का पद। फिर का से कार्यपालिका का प्रधान। नी से राष्ट्रपति का निर्वाचन। को से कोटा या रीति। और फिर का से कार्यकाल। का से क्या आएगा, कार्यकाल। यहां तक क्लियर है? चलो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बच गया है, दू। तो दू से आता है आपका दोबारा नियुक्ति। क्या आता है जल्दी बता दो, दोबारा नियुक्ति। क्लियर है तक सबका? है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है जल्दी जल्दी बताओ, यो। यो से आपका मिलेगा योग्यता। यो से क्या आएगा जल्दी बताओ, योग्यता। क्लियर है? यो से क्या आएगा जल्दी बताओ, योग्यता। फिर इसके बाद क्या आता है जल्दी बताओ, द। द से आपको मिलेगा दशाएं, या इसी को हम बोलते हैं शर्तें। क्या होता है जल्दी बताओ, शर्तें। शर्तें मतलब नेगेटिव चीज को बोलते हैं। लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, तो ना हो वाला चीज है वो शर्तें हैं। लेकिन 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो, पॉजिटिव चीज, तो योग्यता। दोनों में अंतर समझ आ रहा है? दशा, योग्यता और दशाएं लगभग आपको सेम लगेगा, लेकिन ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव रहता है। क्लियर रहता है सबका? चलो अब आता है हमारा क्या बता दो, श। श से आपको याद रखना है शपथ। श से क्या याद रखना है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये सब के बारे में, ठीक है। और लास्ट हम क्या देखेंगे, माँ। चलो म से जो हम देखेंगे ध्यान से, म से आता है, ये आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर क्या बता दो, महाभियोग। तो ये 52 से 61 तक आपको ट्रिक से एकदम रट लेना है। समझ आ पा रहे हैं? चलो ट्रिक बता दो क्या है, पकानी कोका दुयो दशम। फिर से बोलो, पकानी कोका दुयो दशम। तो प से क्या आएगा,
राष्ट्रपति का पद, क से कार्यकाल, कार्यपालिका का प्रधान, सॉरी, नी से राष्ट्रपति का निर्वाचन, को से कोटा या रीति, फिर का से कार्यकाल, दू से दोबारा नियुक्ति, यो से योग्यता, द से दशाएं या शर्तें, श से शपथ और म से महाभियोग। ठीक है, चलो यहां पास मैं कोष्टक में इनका आर्टिकल लिख देता हूं। जैसे राष्ट्रपति का पद बोलेंगे तो अनुच्छेद 52 लाइन से रहेगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति संबंधी कोटा या रीति के बारे में अनुच्छेद, कहाँ 56 आ गया, कौन 56 बोला है, सही से बताओ कौन क्या है, बताओ 55। फिर आता है राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति का दोबारा नियुक्ति अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद क्या रहेगा 58। राष्ट्रपति से रिलेटेड शर्तें अनुच्छेद 59। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। तो नॉर्मल ये एक लिस्ट के रूप में आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? चलो ट्रिक बता दो, ट्रिक याद रहेगा सबको ना? क्या है ट्रिक बताओ? पकानी कोका दुयो दशम, इससे आपको याद हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बन जाएगा। चलो अब एक एक करके सभी आर्टिकल को देखते हैं लाइन से क्या क्या हमारा है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम आते हैं अनुच्छेद किसके बारे में, 52 के बारे में। अनुच्छेद 52 देखो लिस्ट में हम याद किए, तब इधर अब आसान लगेगा कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, आपको पहले से नॉलेज रहेगा। ठीक है ना, बस ट्रिक को आपको माइंड में रखना है। तो अनुच्छेद 52 किससे रिलेटेड है बोलेंगे तो क्या बताओगे? राष्ट्रपति का पद। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा या भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, इस आर्टिकल में यहाँ लिखा है बोलेंगे तो अनुच्छेद 52 में लिखा है। क्लियर सबका? इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आता है, तो क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के पद को कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बताना है ब्रिटेन के संविधान से। किससे लिया गया जल्दी बताओ? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। किस कौन से पद को? राष्ट्रपति के पद को। और इस अनुच्छेद में लिखा है कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। भारत का क्या होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 के अनुसार। साथ ही साथ अनुच्छेद 52 में ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो होता है देश का औपचारिक प्रमुख होता है। देश का क्या होता है जल्दी बताओ? औपचारिक प्रमुख। औपचारिक प्रमुख होता है। क्लियर है तक सबका? तो ये तीन चीज यहां से याद रखना है अनुच्छेद 52 के अंदर। क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति के पद को कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति को क्या होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। और देश का क्या होता है? औपचारिक प्रमुख होता है, जिसको नाम मात्र प्रमुख भी हम बोलते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? लेकिन औपचारिक प्रमुख या नाम मात्र प्रमुख बोलते हैं तो राष्ट्रपति होता है। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े तो देख सकते हो अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 में आप क्या देखेंगे? कार्यपालिका का प्रधान। ठीक है, चलो अनुच्छेद 53 का टॉपिक तो याद हो गया सबको ना? क्या था जल्दी बता दो? कार्यपालिका का प्रधान। तो इसमें ये लिखा है कि राष्ट्रपति जो होता है, ये जो होता है कार्यपालिका का औपचारिक, जो अभी भी इसमें भी लिखे थे ना, औपचारिक, या इसी का हम क्या बोलते हैं? नाम मात्र प्रमुख होता है। औपचारिक क्या बताएंगे? नाम मात्र प्रमुख होता है। क्लियर था सबका?
और बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका, संघ की क्या बता दो, कार्यपालिका शक्ति किस पे निहित है बोलेंगे तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति में निहित है। किस पे निहित है जल्दी बताओ, राष्ट्रपति में निहित है। मतलब पूरा जो पावर है कार्यपालिका का वो किस पे निहित है जल्दी बताओ, राष्ट्रपति पर निहित होता है। क्लियर सबका। और ये अपने जो शक्ति का प्रयोग कैसे करता है, तो शक्ति का अगर हम बात करें प्रयोग को लेके, कार्यपालिका जो इनके पास शक्ति होता है इसका प्रयोग वो दो तरीके से कर सकता है। पहला चीज, वो स्वयं इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, ठीक है, या अपने अधीनस्थ, अपने क्या बता दो, जो अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं उनके तहत भी अपने शक्ति का क्या करता है, प्रयोग। समझ आ पा रहे हैं यहां तक, हाँ है ना। तो सिंपल ये 3 लाइन यहां से याद रखना है 53 के अंदर। तो पहला बता दो, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का औपचारिक या नाम मात्र प्रमुख होता है। दूसरा लाइन क्या बताया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस पे निहित है बोलेंगे तो राष्ट्रपति में निहित है। और इस शक्ति का वो प्रयोग कैसे कर सकता है, तो स्वयं भी इसका प्रयोग कर सकता है या अपने अंदर अधिकारियों के तहत भी ये कर सकता है। तो अधिकांश हमको ये देखने मिलता है कि उनके जो अंतर्गत अधिकारी होते हैं उनके तहत वो शक्ति का यूज करता है, कार्यपालिका शक्ति। समझ आ पा रहा है। और कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत कार्यपालिका में आते कौन है, तो कार्यपालिका में मुख्य रूप से आता है, आप याद करोगे, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद, इनका जो पूरा समूह होता है यही कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और उसका हेड सबसे अगर बात करें नाम मात्र और औपचारिक हेड कौन होता है, राष्ट्रपति, और वास्तविक हेड कौन हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री होता है। क्लियर है तक सबका, है ना। चलो तो ये हो गया अनुच्छेद 53। किसी डाउट तो नहीं है, आ रहा बराबर समझ में। तो अनुच्छेद 52 में क्या देखे थे, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। यह राष्ट्रीय क्या होता है, अध्यक्ष, और देश का औपचारिक प्रमुख होता है। समझ आ पा रहा है। 53 के तहत क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक या नाम मात्र प्रमुख होगा। और कार्यपालिका शक्ति पूरा किस पे निहित होगा, और इसका उपयोग वो कैसे करेगा, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के तहत। समझ आ पा रहा है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद क्या है जल्दी बताओ, 54। ठीक है, चलो अनुच्छेद जो 54 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राष्ट्रपति का तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, समझ आ पा रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अनुच्छेद 54 के तहत क्या बताया गया जल्दी बता दो, राष्ट्रपति का निर्वाचन, या निर्वाचन, राष्ट्रपति का क्या बता दो, निर्वाचन अपन लिख देते हैं। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन में जो भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कहा जाता है निर्वाचक मंडल। क्या बोलते जल्दी बता दो। तो दोनों में अंतर समझ आ पा रहे हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन या निर्वाचक मंडल, ये दोनों की चर्चा हमको यहाँ मिल जाता है। अनुच्छेद किस में बता दो, 54 में। समझ आ पा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो अपन देखेंगे या निर्वाचक मंडल जो हम देखेंगे वो किस में देखने मिलता है जल्दी बता दो, अनुच्छेद 54 में देखने मिलेगा। क्लियर है तक सबका। अब बात ये आता है कि निर्वाचक मंडल किसे कहते हैं, ये सबको क्लियर है। तो आपको क्या बताना है, राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने वाले, क्या करने वाले जल्दी बता दो, मतदान जो करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, निर्वाचक मंडल कहते हैं। अब बात आता है निर्वाचक मंडल जो है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भागीदार होते हैं, कौन कौन भाग लेते हैं, आपको याद रखना है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 3 जो आपके सदन है जहां के सदस्य भागीदार लेते हैं राष्ट्रपति का चयन करने में, या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं। तो पहला आप बताओगे
लोकसभा के सदस्य, कहाँ क्या बता देंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर लोकसभा में मनोनीत कोई है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होगा। केवल लोकसभा का क्या बोला मैं, निर्वाचित सदस्य जो चुनाव जीत के गया हो। समझ में आ रहा है। फिर लोकसभा के अलावा अपन क्या देखेंगे, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य है ना, और स्टेट में जो विधानसभा होता है, क्या जल्दी बता दो, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये होते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। क्लियर है सबका। नहीं नहीं, विधान परिषद तो चुनाव लड़ता ही नहीं है, वो तो अप्रत्यक्ष रूप से उनका भी चुनाव होता है। तो उस उन लोगों को, क्योंकि देखो उसका मेन रीजन ये चुनाव वाला नहीं है, उसका मेन रीजन ये है कि हर राज्य में ना विधान परिषद ही नहीं है। तो कुछ राज्य में विधान परिषद अगर उनको बुला लेंगे, ठीक है ना, 6 राज्यों में भी है वर्तमान में, अगर उनको बुला लेंगे तो बाकी स्टेट वाले के पास तो है ही नहीं ना। समझ आ पा रहे हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव होता है, समझ आ पा रहे हैं ना, जिसमें देश भर में हर एक लोगों का बराबर हिस्सेदारी होना है। क्या हिस्सेदारी होना है, बराबर। और विधान परिषद को बुला लेंगे तो राज्य में बराबर हिस्सेदारी बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है। इसलिए विधान परिषद वाले को यहाँ नहीं लेंगे। क्लियर है सबका, है ना। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मुख्य रूप से हम देखेंगे तो क्या क्या आपको बताना, जल्दी बताओ। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है सबका। अब बात आता है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कितने लोग होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 545 टोटल सीट होता था, जिसमें से 2 लोगों को मनोनीत करते थे, जिसको हम बोलते थे आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन। वर्तमान में ये इसको हटा दिया गया है। समझ आ पा रहा है। हाँ, वर्तमान में ये सुविधा है क्या, वहां नहीं। तो 545 की जगह कितने हैं, मात्र 543, और 543 के 43 चयन होके ही आएंगे। समझ आ पा रहा है। हाँ ना। तो यहाँ अपन बात करेंगे लोकसभा में कितने सीटें हैं निर्वाचन के, तो 543। क्लियर है सबका। वैसे हम बात करेंगे राज्यसभा में होते हैं 245। कितने होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य विभिन्न अलग अलग विषय के विशेषज्ञ होते हैं। समझ आ पा रहे हैं। हाँ ना। तो उन 12 लोगों को हम हटा देंगे तो आपका बचेगा 233। कितना बचेगा जल्दी बताओ, 233 आपका आएगा। क्लियर है सबका। और पूरे भारत भर में जो विधानसभा है वहां के अगर हम बात करेंगे टोटल कितने लोग, कितने विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान देते हैं। और देखो ये दोनों तो लोकसभा और राज्यसभा वाले दिल्ली में ही चुनाव देंगे राष्ट्रपति का। विधानसभा वाले लोग के लिए 2 ऑप्शन होता है, अपने स्टेट की राजधानी में या तो दिल्ली में भी जाके दे सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन है, तो अपनी राजधानी में ही सब दे देते हैं। समझ आ पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से टोटल जाते हैं 4033 पूरे देश भर से। कितना बता दो, 4033 निर्वाचक मंडल के अंदर। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना। तो लोकसभा से कितने व्यक्ति, जल्दी बताओ, 543, राज्यसभा से 233 और विधानसभा से, तो टोटल अगर हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 4809। कितना बताओगे, 4809 जो होते हैं ये होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के टोटल मेंबर, टोटल सदस्य। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना। तो जल्दी बताओ, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें लोकसभा से कितने होंगे, 543, राज्यसभा से 233, विधानसभाओं से, और टोटल बता देंगे तो 4809। विधानसभा वाले में कुछ नियम भी, कुछ क्वेश्चन आता है कि हर एक, देखो विधानसभा सभी राज्यों में तो विधानसभा होना अनिवार्य है, लेकिन केंद्र शासितों में हर एक केंद्र शासित में विधानसभा नहीं है। समझ आ पा रहे हैं। केवल 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है, जहां क्या है, जल्दी बताओ, विधानसभा। एक आप बताओगे दिल्ली में, कहा है, जल्दी बताओ, दिल्ली में है विधानसभा, है ना। और दूसरा क्या बताओगे, पांडिचेरी। समझ आ पा रहे हैं। तो दिल्ली और पांडिचेरी में क्या है, विधानसभा। तो यहां वालों को कब परमिशन मिला कि वो राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर सकते हैं। स्टार्टिंग से तो हम बात करेंगे हर स्टेट का जो विधानसभा के जो मेंबर है, जिसको अपन एमएलए बोलते हैं,
वो मतदान तो करते हैं, लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी वालों को कब अधिकार मिला? तो ये मिला 70वां संशोधन के तहत। किसके तहत, जल्दी बता दो? 70वां संशोधन 1992। क्या बताएंगे? 70वां संशोधन 1992 के तहत एक और नया नियम निकला, जिसमें क्या लिखा कि दिल्ली और पांडिचेरी के भी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। समझ आ पा रहा है? तो ये चीज बाद में ऐड हुआ है, तो उसको अलग से याद रखना है। क्लियर है सब क्या आता है? हाँ है ना? तो ये सबको मिला जुला के अभी का जो किस्सा है अपन ये देख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो दिल्ली और पांडिचेरी में जो विधानसभा है उनको कब से मिला बताओ परमिशन? 70वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है ना? एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? शामिल होता है उसको समझ चुके हैं, कौन शामिल नहीं होता है बोलेंगे तो क्या बताओगे? तो इसी में से मैं बता देता हूं। सबसे पहला चीज, लोकसभा का मनोनीत सदस्य, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य, और विधानसभा के भी क्या बता दो, मनोनीत सदस्य जो भाग नहीं लेंगे। साथ ही साथ एक और बताओगे, राज्य का विधान परिषद। राज्य का क्या बताएंगे? विधान परिषद के जो सदस्य होंगे ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। समझ आ पा रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। इसमें विधान परिषद के अपन समस्त सदस्य बताएंगे। क्या बताएंगे? समस्त। लेकिन यहां लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के क्या बताओगे? मनोनीत सदस्य लोग भाग नहीं लेंगे। और विधान परिषद के क्या बता दो? समस्त सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है सबका यहां तक? कौन? अच्छा, जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा है वो वोट डालता है कि नहीं डालता? अगर वो जब चुनाव में खड़ा है और यदि वो इन सदस्यों में से मतलब इन सदन में से हैं चुनाव के दौरान, तो डाल सकता है, और नहीं है तो नहीं डाल पाएगा। नियम वही है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के अगर निर्वाचित मेंबर जो है और वही राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा है, तो उस दौरान वो मतदान कर सकता है स्वयं के लिए। समझ आ पा रहा है? लेकिन यहाँ का मेंबर नहीं है वो, तो मतदान नहीं कर सकता है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो आगे बढ़े। चलो, तो ये राष्ट्रपति का, ये हम एक प्रकार का निर्वाचक मंडल के बारे में मेन पढ़ते हैं। किसमें आपका अनुच्छेद 54 में मेन हम किसके बारे में समझते हैं? निर्वाचक मंडल के बारे में मुख्य रूप से बताया गया है। क्लियर सब क्या आता है? समझ आ गया निर्वाचक मंडल कौन शामिल होता है और कौन शामिल नहीं होता, ये दोनों चीज आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? चलो अब आते हैं हम राष्ट्रपति का अनुच्छेद क्रमांक किसमें देखेंगे? 55। ठीक है। चलो 52 में क्या था एक बार जल्दी बता दो? राष्ट्रपति का पद। 53 में क्या देखने मिला? कार्यपालिका का प्रधान। औपचारिक होता है कि वास्तविक होता है? औपचारिक। ठीक है। 54 में क्या देखने मिला? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बोल सकते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में मुख्य रूप से बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा अनुच्छेद किसमें बता दो? 55। तो इसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव की रीति कैसी होती है, रीति एवं कोटा। क्या देखें जल्दी बताओ? रीति एवं कोटा क्या होता है इसको हम समझते हैं। ठीक है, आए ना? इसमें हम मुख्य रूप से समझते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन से पद्धति से होता है, इसके बारे में हम समझते हैं आर्टिकल 55 के अंदर। समझ आ पा रहा है ना? उसी को रीति या कोटा बोलेंगे कि कौन से पद्धति से होगा और कोटा कितना होना चाहिए, इसको हम देखते हैं। ठीक है ना? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन से पद्धति से होता है, तो आपको बताना है एकल संक्रमणीय। क्या बताओगे? एकल संक्रमणीय, आनुपातिक, आनुपातिक, गुप्त मतदान पद्धति, गुप्त मतदान पद्धति। तो ये एक लंबा चौड़ा नाम है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर सबका? तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन से पद्धति या रीति से होता है, जल्दी बता दो? एकल संक्रमणीय, अनुपातिक, गुप्त मतदान पद्धति से ये होगा। समझ आ पा रहा है? और इस पद्धति में चुनाव कैसा होता है, ठीक है ना?
चलो, तो इस पद्धति में जो चुनाव होता है वो होता है मुख्य रूप से वरीयता क्रम में। कौन से क्रम में? वरीयता क्रम। समझ आ पा रहा है? तो इस चुनाव की पद्धति में हमारे को क्या देखने मिलता है? वरीयता क्रम। इसका मतलब ये है, जैसे हम नॉर्मल चुनाव जब देने जाते हैं, मान लो 3-4 लोग खड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है, तो आपको जो पसंद है केवल उसी को मतदान करके आते हो नॉर्मल चुनाव में। लेकिन वही मान लो ये वाला चुनाव है, एकल संक्रमणी वाला चुनाव है, तो उसमें क्या होता है, अगर मान लो 4 लोग भी खड़े हैं तो चारों के चारों को मतदान करके आना होगा। समझ में आ रहा है? और वो भी आपको प्रिफरेंस वाइज। समझ आ रहा है? मान लो कि 4 लोग खड़े हैं तो पहला नंबर आप किसी को दिए, ये नहीं बना दूसरा नंबर दे दिए, दूसरा फिर समझ आ रहा है ना, किसी को तीसरा नंबर, किसी को चौथा नंबर, ऐसा करके सभी को मतदान करके आना होता है। तो उसी का बोलते हैं वरीयता क्रम। क्या बोलते हैं? और बाकी नॉर्मल चुनाव कैसा था समझ गए? जिस जो पसंद है उसी को हम मतदान करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, वरीयता क्रम के हिसाब से हम क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। समझ आ रहा है? और जब इसकी गिनती जब होती है, इसकी जब गिनती होती है तो गिनती होने पर कोई आदमी तभी जीत हासिल होता है जब उसको न्यूनतम कोटा वो को पार करता है। किसको पार करता है? न्यूनतम कोटा को क्या करेगा जल्दी बताओ? पार। समझ आ पा रहा है ना? तो फिर से देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की रीति क्या है, जल्दी बता दो। एकल संक्रमणी अनुपाती गुप्त मतदान पद्धति, जो किस क्रम में होता है? वरीयता क्रम में मतदान करेंगे अपन, है ना? और दूसरा देखें, आदमी जीत कब हासिल करेगा? जब न्यूनतम कोटा को क्या करता है? पार करता है। किसको पार करेगा जल्दी बताओ? तो अब समझते न्यूनतम कोटा होता क्या है, इसको हम पहले समझेंगे। समझ आ पा रहे हैं? है ना? यहां तक समझ आ पा रही है जल्दी बताओ। और इसमें ये भी आगे समझेंगे कि चुनाव वरीयता क्रम होता कैसे है, कैसे गिनती होता है, उसको पूरा प्रोसेस अभी समझेंगे। ये दोनों शब्द अभी क्लियर है कि जल्दी बताओ? रीति और कोटा क्या होता है, समझ गए सब लोग? चलो अब हम समझते हैं कि न्यूनतम कोटा होता क्या है, ठीक है ना? चलो, न्यूनतम कोटा के बारे में ये बताया गया है, इसका कुछ हम फॉर्मूला वाइज देख लेते हैं। चलो ध्यान देंगे, न्यूनतम कोटा का ना एक सूत्र होता है, वो सूत्र ये होता है, कुल वैध मतों की संख्या। न्यूनतम कोटा का फॉर्मूला क्या बताएंगे बताओ? न्यूनतम वैध मतों की संख्या बट्टे 2 और प्लस करेंगे 1। समझ आ पा रहा है? ये होता है न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का फॉर्मूला। इसी को हम बोल सकते हैं आधे से अधिक। आधे से क्या होगा भाई? ये हो गया आधा, आधे से एक ज्यादा अगर मिल गया, समझ आ रहा है, तो ही हम बोलेंगे कि ये विजय हो गया, ये जीत गया। समझ आ रहा है? और जब तक न्यूनतम कोटा को कोई प्राप्त नहीं कर पाया तब तक गिनती चलते ही रहता है। तब तक क्या चलेगा? गिनती। पहले बार में गिनती क्या चीज का चलेगा? जिसको पहला पहला नंबर दिए हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको मिला है उनको हम गिन के निकालेंगे। और मान लो कि जिसमें से 3 लोग हैं, तीसरा वाला एकदम कम मिल गया उसको, ठीक है ना, तो उनके मतदान में देखेंगे, उसके बैलेट पेपर में ये देखेंगे कि पहला वरीयता क्रम उसको तो मिल चुका है, उसके बाद सेकंड नंबर में वरीयता क्रम किसको दिए, जो 2 लोग बचे उसमें से, तो उसका जो बैलेट पेपर ना बाकी दोनों में ट्रांसफर हो जाता है। समझ आ पा रहा है? तो इस टाइप का गिनती चलता है। कब तक ये गिनती चलेगा जल्दी बताओ? जब तक न्यूनतम कोटा को प्राप्त ना कर सके। समझ आ पा रहा है ना? चलो, अब बात आता है यहाँ पास मतों की संख्या की गणना करते हैं कि मत मूल्य की गणना करते हैं। समझ आ पा रहे हैं? तो यहाँ पास जो न्यूनतम कोटा में जब गिनती चलता है, तो जैसे अभी तक हम देखे थे मेंबर के बारे में कि यहाँ पास कितने कितने लोग जाते हैं चुनाव में मतदान करने के लिए, ठीक है ना? देखो, सांसदों का जो मत मूल्य जो होता है लगभग सेम रहता है, लेकिन विधायकों का जो मत मूल्य जो होता है ना, वो थोड़ा आगे पीछे होता है। वो थोड़ा क्या होता है आपका? आगे पीछे, या इनका भी आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हम टोटल काउंटिंग बस करते हैं कि किसका मत मूल्य कितना होता है, ठीक है ना? तो याद रखना, जिस क्षेत्र की जनसंख्या ज्यादा होता है उस क्षेत्र के सांसद और विधायकों का मत मूल्य ज्यादा होता है। मत मूल्य क्या होता है? ज्यादा, क्योंकि ज्यादा लोगों की तरफ से वो मतदान करने के लिए जा रहा है। समझ आ पा रहा है ना? समझ पा रहे जो मैं बोला?
कि जिस क्षेत्र की, क्या बोला मैं, जनसंख्या ज्यादा है, उस क्षेत्र के विधायकों का और सांसदों का मत मूल्य एकदम क्या होता है, ज्यादा होता है। और जिस स्टेट में जनसंख्या कम है, वहां उस क्षेत्र के विधायकों का जो मत मूल्य जो होता है वो कम होता है। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना नहीं करते कि इतने लोग आए थे, इसमें से आधे लोग मतदान कर दिए, एक जन को, समझ आ रहा है ना, और जीत गया, ऐसा करके नहीं होता है। यहाँ पर गणना क्या चीज का होता है, जल्दी बता दो, मत मूल्यों की गणना होता है। न्यूनतम कोटा जब होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, मत मूल्य की क्या करते हैं, जल्दी बताओ, गणना। तो हर स्टेट के जो विधायक होते हैं उनका मत मूल्य अलग अलग होता है, समझ आ पा रहा है ना। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जब न्यूनतम कोटा की हम बात करते हैं, तो इसमें मत मूल्य जो होता है विधायक और सांसदों का दोनों का जो लेवल है बराबर होता है। जैसे कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो टोटल सांसद होते हैं, ठीक है ना, और फिर इधर मैं क्या लिख देता हूं, विधायक। तो ध्यान ये रखना है कि सभी सांसदों का टोटल मत मूल्य होता है, कुल मत मूल्य 5.5 लाख, कितना होता है जल्दी बता दो। और देश भर के पूरे जो विधायक हैं, उस सब के विधायकों का मत मूल्य जब मैं काउंट करूंगा तो उसका भी मत मूल्य होता है 5.5 लाख। समझ आ पा रहा है ना। अब सांसद कम होते हैं, विधायक ज्यादा होते हैं, लेकिन इतने को ही हमको बंटवारा करना है सब में। जितने भी विधायक हैं देश भर में, सब में तो इतने ही मत मूल्य की पूरा बंटवारा होगा ना। तो विधायकों को मत मूल्य ना, विधायकों का जो मत मूल्य होता है वो कम, हर स्टेट के हिसाब से डिपेंड करता है, कहाँ ज्यादा होगा और कहाँ कम होगा। समझ आ पा रहे हैं, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ का अगर हम बात करें, किसका बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के एक विधायक का जो मत मूल्य जो बताया गया है वो बताया गया है 129। कितना बताया गया है, अगर एक विधायक वहां मतदान करता है किसी को, तो उसको 129 मत मूल्य पड़ता है। कितना मत मूल्य पड़ता है, सबसे ज्यादा होता है आपका यूपी वालों का। किसका होता है, जनसंख्या ज्यादा है तो वहां के विधायकों का मत मूल्य भी क्या होगा, ज्यादा। समझ आ पा रहे हैं। सबका अलग अलग होता था, हम अपने स्टेट का याद किए हैं। अपने स्टेट के विधायकों का मत मूल्य कितना होता है, 129। और हमारे यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने विधायक हैं, 90। तो पूरा 90 विधायक का अगर मैं मत मूल्य देखूंगा तो 11,610 आता है। कितना आता है जल्दी बता दो, 11,610। ये पूरे कंप्लीट विधायक का मत मूल्य अपने यहाँ का। मतलब छत्तीसगढ़ का रोल कितना मत मूल्य का होता है, तो 11,610। समझ आ पा रहे हैं। वैसे ही जिस स्टेट में जनसंख्या ज्यादा है वहां विधायक भी ज्यादा होंगे, तो उस स्टेट में मत मूल्य भी बहुत ज्यादा होगा। समझ आ पा रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो यहां तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का सूत्र बताओ जल्दी से, क्या होता है, कुल वैध मतों की संख्या बट्टे 2 + 1। ये वैध मत क्या होते हैं, तो ये वैध मत क्या होता है, मत मूल्य होता है। क्या होता है बताओ, पूरे सांसदों का टोटल मत मूल्य कितना होता है, 5.5 लाख। पूरे विधायकों का मत मूल्य कितना होता है, 5.5 लाख। तो दोनों का हिस्सेदारी बराबर है, विधायकों का और सांसद का। लेकिन सांसद होते हैं कम और विधायक बहुत ज्यादा होते हैं, तो विधायकों का मत मूल्य जो होता है वो कम ज्यादा होगा। समझ आ पा रहे हैं। हर स्टेट के हिसाब से, जिस स्टेट में जितना ज्यादा जनसंख्या उतना ज्यादा विधायक होंगे, और जितना ज्यादा विधायक उतना मतलब मत मूल्य उनके हिसाब से रहेगा। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ से कितने मत मूल्य जाते हैं, 11,610। और एक एमएलए का कितना होता है, 129। क्लियर है यहां तक सबका, है ना। यहां तक सबको क्लियर है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हम विधायकों का जो मत मूल्य है वो कैसे निकालते हैं, ये बताइए। विधायकों का मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला एकदम सिंपल है। राज्य की जो जनसंख्या है, किसकी जनसंख्या, राज्य की जो टोटल जनसंख्या है 1971 की जनगणना के हिसाब से उसको यहां रखा जाता है। स्टेट में जितना भी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, 1971 के हिसाब से उसको रखेंगे और उसको भाग देते हैं अपन कुल विधायक से। किससे भाग देते हैं, लेकिन कुल विधायक से जब भाग दे रहे थे ना तो संख्या बहुत ज्यादा आ रहा था, तो इसको ना यहाँ पास 1,000 से गुणा कर दिया गया। किससे गुणा कर दिया गया, तो जो भी आएगा वो 1,000 से और कट जाएगा, ऐसे करके। समझ आ पा रहा है।
संख्या ज्यादा होने के कारण जबरदस्ती 1000 को हम लाए हैं। समझ आ पा रहे हैं? नहीं तो हम ये देख सकते थे जितना भी पॉपुलेशन है स्टेट में और जितना विधायक उससे भाग देंगे तो आपका मत मूल्य निकल जाएगा, लेकिन मत मूल्य बहुत ज्यादा आ रहा था। अभी भी देखो, ये ऐसे करने के बाद भी 5.5 लाख मत मूल्य पूरा विधायकों का, अगर ये बट्टे 1000 नहीं करते तो वो तो बहुत लाख में चले जाता। समझ में आ रहा है ना? 50 लाख 60 लाख ऐसा हो जाता है। क्लियर है सबका? तो हम क्या कर दिए, उसको किससे भाग दे दिए हैं? 1000 से। तो ये फॉर्मूला होता है क्या चीज निकालने का, जल्दी बताओ? विधायकों का क्या निकालने का? मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला है। समझ आ पा रहा है कि कैसे किसी भी स्टेट में विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है? आया बात समझ में? और अब देखते हैं जैसे कि एक सांसद का अगर हम क्या निकालेंगे, मत मूल्य, तो ये कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी सांसद का अगर हमको मत मूल्य निकालना है तो कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है कुल विधायकों की संख्या। क्या होता है जल्दी बता दो? कि देश भर में कितने विधायक उसकी संख्या लिखते हैं, कुल विधायकों का संख्या नहीं, सॉरी, कुल विधायकों का मत मूल्य। कुल विधायकों का क्या लिखेंगे? मत मूल्य। और नीचे हम रखेंगे संसद सदस्य, कुल संसद क्या बता देंगे? सदस्य जो निर्वाचित है, जो क्या है जल्दी बताओ? निर्वाचित। मनोनीत वाले को यहां नहीं ऐड करेंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा क्या चीज के लिए, जल्दी बताओ? सांसदों का मत मूल्य कैसे निकालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। समझ आ पा रहे हैं? क्योंकि यहां मतों की गणना नहीं होती है, बल्कि किसकी गणना होती है? मत मूल्यों की गणना होती है। समझ आ पा रहे हैं? है ना? तो दोनों फॉर्मूला याद रहेगा। चलो, विधायकों का मत मूल्य का सूत्र बता दो। कुल जनसंख्या बट्टे कुल विधायक गुणा 1000। और एक सांसद का मत मूल्य हम कैसे निकालेंगे? कुल विधायकों का मत मूल्य बट्टे संसद सदस्य जो निर्वाचित है उनकी टोटल संख्या को यहां रखते हैं। यहां तक समझ आ पा रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। छत्तीसगढ़ के एक एमएलए का मत मूल्य कितना होता है? 129। और पूरे 90 का 11,000, वो ठीक से बोलो देख लो, 11,610 आपका होगा। क्लियर यहां तक सबका? आ रहा है कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। तो यहां तक हमको टोटल समझ में आ गया है कि हमको अगर राष्ट्रपति का चुनाव जीतना है तो 50% प्लस क्या लाना होगा? 1। क्या लाना होता है जल्दी बताओ? 50% प्लस 1 जो ला लिया, समझ जाएंगे कि क्या होगा, वो चुनाव जीत चुका है। समझ आ पा रहा है ना? और हमको अभी तक क्या समझ में आया कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना नहीं होता है। समझ आ पा रहे हैं? किसकी गणना होता है? मत मूल्यों की गणना। किसकी गणना? मत मूल्यों की गणना आपका होगा। ये चीज सबको क्लियर है कि जल्दी बताओ? है ना? और क्या समझ में आ चुका है अभी तक हम जो समझे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें चुनाव हम कैसे डालते हैं, जल्दी बताओ? वरीयता क्रम पर। किस कौन से क्रम पर? तो वरीयता क्रम को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। समझ आ पा रहा है? वरीयता क्रम के हिसाब से जब हम मतदान करते हैं तो कैसे देंगे, जैसे मान लो कि मैं 3-4 ऐसे बैलेट पेपर बना लेता हूं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। चलो यहां पर हम ये देखते हैं कि ये कोई पर्सन नंबर ए है, पर्सन नंबर बी, कोई तीसरा आदमी, और ये कौन सा बता दो? चौथा आदमी है। क्लियर सबका? अब ऐसे ऐसे में चलो 3-4 ठे इसमें बैलेट पेपर अपन देख लेते हैं। ठीक है? क्या हो गया? इसको अपन देखते हैं कि कैसे गणना करते हैं अपन। ठीक है ना? चलो यहां देखते हैं, जैसे मान लो अपन 4 बैलेट पेपर को उठा के देखते हैं। बस ये हमको समझना है कि वरीयता क्रम क्या होता है और मतों का ट्रांसफर हम कैसे करेंगे। समझ आ पा रहे हैं? है ना? चलो हम देखते हैं सबसे पहले कि ये क्या आ गया। जैसे मान लो कि कोई पर्सन नंबर ए है। ठीक है ना? इसको प्रथम वरीयता क्रम के हिसाब से अगर मैं देखूं
तो ए को मान लो, जैसे कि अपन किसी भी मतदान करेंगे, जैसे मेरे को पहला 4 लोग मतलब मतदान करके गए हैं, ठीक है ना। अब 4 लोग मतदान करके गए हैं, तो पहला आदमी मान लो बी को पहले पसंद किया कि ये वाला अच्छा आदमी, इसको बनना चाहिए। अगर ये नहीं बन पाया तो ये वाला आदमी बन जाए, समझ में आ रहा है। और ये भी नहीं बन पाता है तो ये वाला बन जाए, समझ आ रहा है। और कोई मत बने तो ये तो बनेगा ठीक नहीं, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से ना वरीयता क्रम में देना होगा। ये एक जन आदमी दे के चले गए जमा करके, समझ आ पा रहे हैं। वैसे कोई दूसरा आदमी आया, हम 4 लोगों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। कोई 4 आदमी अपने बैलेट पेपर को भर के जाएगा तो इसी क्रम में भरेगा, समझ में आ रहा है। अब दूसरा आदमी लगा कि इसको लगता है सेकंड वाले पर आदमी को कि ए वाला उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। ये नहीं बने तो ये बन जाए, समझ में आ रहा है। और ये भी नहीं बनता है तो ये वाला बन जाए, क्लियर सबका। और ये भी ना बने तो ये तो बनेगा ही लास्ट में, क्लियर सबका। तो इस स्टेप से हम बैलेट पेपर को भरते हैं। कौन से चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव को ऐसे ही भरा जाता है, समझ आ पा रहे हैं। और भर के फिर उसको हम जमा कर देते हैं, क्लियर है तक सबका। इसको जैसे भरते हैं, जैसे कि ये अब कोई अलग आदमी आया, इसको अच्छा लग रहा है चौथा नंबर वाला, तो उसको देगा पहला क्रम, ठीक है ना। इसको दे दिया दूसरा क्रम, इसको दे दिया चौथा, इसको तीसरा, ऐसे करके डाल दिया, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के अपन वरीयता क्रम के हिसाब से भर देते हैं, क्लियर है सबका। अब मान लो कि अब यहां पर हम ये देखेंगे, यहां तक बैलेट पर कैसे भरते हो समझ आया कि नहीं, बता दो। तो बैलेट पर का भरना कैसे होता है जल्दी बताओ। इसमें वरीयता क्रम के हिसाब से, किसके हिसाब से? वरीयता क्रम, ठीक है। देखो थोड़ा है कठिन चीज, लेकिन इसको समझेंगे एकदम आसान लगेगा। फिर बैलेट पेपर भरने का तरीका समझ आ गया। अब सब लोग मान लो कि हम अपने हिसाब से लेके चलते हैं कि 100 लोग थे, कितने लोग थे बता दो? 100 लोग। अब सभी लोगों को इस हिसाब से वरीयता क्रम के हिसाब से 100 का 100 बैलेट पेपर हमारे के पास आ गया, ठीक है ना। अब 100 बैलेट पेपर में हम अब गणना करने के लिए निकालते हैं। अब हमारे पास 4 लोग हैं, ए बी सी और क्या बता दो? डी। अब हम देखेंगे जैसे कि इसमें बी को पहले नंबर मिला है, इसमें बी को पहले नंबर मिला है, ऐसे पूरा 100 ठो बैलेट पेपर को मैं गिनूंगा, कितना ठो बता दो? 100। तो पता चला कि बी को कितने लोग पसंद किए हैं। देखो पहले नंबर पर देना का मतलब होता है कि उनको पसंद किया जा रहा है, समझ आ पा रहे हैं कि ये आना चाहिए ऐसा करके, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि बी को ऐसे 30 लोग जो हैं, हम अभी हम कितना बैलेट पर लेके चल रहे हैं? 100। तो अब 100 बैलेट पेपर के हिसाब से मैं जिताता हूं किसको, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, समझ में आ पा रहा है। तो 30 लोग जो है वो बी को पसंद किए, मतलब पहला वरीयता क्रम में, समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं आगे, ए को मान के चलते हैं, इसको मात्र 25 लोग ही पसंद किए। पसंद करने का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? फर्स्ट वरीयता क्रम, समझ में आ रहा है क्या है? फर्स्ट वरीयता क्रम। सी को हम मान के चलते हैं, इसको 35 लोग पसंद किए। कितने लोग पसंद किए? 35, ठीक है। और 100 में से ही देखो कितना बच गया हमारे पास, कितना बच गया? हाँ, 35 और 25 कितना हो गया? कितना हो गया? 60 और 90, तो कितना बच गया? 10। तो 10 लोग जो है वो बी डी को पसंद किए। तो क्या अभी कोई जीता है क्या? अभी किसी की जीत घोषित कर सकते हैं क्या? आपको देखो नॉर्मल चुनाव होता ना, तो हम इसको जीत घोषित कर देते, सबसे ज्यादा वरीयता क्रम इसको मिला तो जीत हासिल। लेकिन ये कौन सा चुनाव चल रहा है? राष्ट्रपति का चुनाव। और राष्ट्रपति का चुनाव कौन सा पद्धति से हो रहा है? एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति। इसमें देखो अगर हम सही तरीके से देखें, अगर नॉर्मल चुनाव में क्या होता है, 35 लोग सी को पसंद किए, ठीक है ना, लेकिन 65 लोग तो पसंद ही नहीं किए ना। इसको भी देखिए, समझ में आ रहा है। तो कैसे इसको राष्ट्रपति हम बना सकते हैं, ऐसा है। इसलिए कौन से क्रम में होता है चुनाव, अलग ही पद्धति से होता है। लेकिन नॉर्मल चुनाव होता है तो किसी की जीत घोषित करते, पार्टी वार्टी मना लेता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अब क्या होगा देखो ध्यान से, राष्ट्रपति के चुनाव का हम पूरा पद्धति का नाम देखते हैं, एकल संक्रमणी अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। एकल संक्रमणी, संक्रमणी को ही यहाँ और एक शब्द बोला गया है हस्तांतरणीय। क्या बोला गया है? अगर हम उसका 2 प्रकार का नाम पढ़ते हैं, एकल संक्रमणी भी बोल सकते हैं या एकल हस्तांतरणी पद्धति भी कहा जाता है उसी को। हस्तांतरणी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सबसे अब कम मतदान लाया है, जो सबसे क्या लाया जल्दी बताओ, उसके 10 के 10 बैलेट पेपर को मैं पूरा ओपन करूंगा। कितने पेपर को जल्दी बताओ? 10 के 10 बैलेट पेपर को मैं क्या करूंगा? पूरा ओपन करूंगा। क्लियर है सबका? अभी जब पूरा तो 10 बैलेट पेपर जब ओपन हो जाएगा तो इसमें मैं ये देखूंगा
कि सेकंड नंबर में किसको कितना कितना दिए इस 10 बैलेट पेपर में, क्योंकि 10 में से पहला नंबर तो डी को मिला होगा, तभी तो हम इसमें लिखे हैं। अब मान लेते हैं कि इसमें सेकंड नंबर में बी को मिला है, सेकंड नंबर में डी का पेपर है, किसका पेपर है पूरा, ये डी का पेपर है, समझ आ पा रहा है ना। इसमें सेकंड नंबर में पहले में किसको मिल गया, बी को। दूसरा भी देखे तो इसमें भी बी को मिल गया, है ना। इसमें भी देखे तो इसको भी किसको मिल गया, बी को। इसमें देखे तो ए का सेकंड नंबर था, अभी सेकंड नंबर को देख रहा हूँ, पहले नंबर में जो डी है इसके अंदर, सेकंड नंबर में कौन कौन है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझ आ पा रहा है। तो फिर मान लो कि ए हो गया, यहाँ पास देखे तो सी को था, फिर मान लेते हैं अधिकांश में किसको मिल गया, पूरा बी को मिल गया, समझ आ पा रहा है। अब क्या होगा, अब ये होगा, ध्यान से ये देखेंगे कि बी को देखो, बी को सेकंड नंबर कितने में मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बी में 8 प्लस कर देंगे, समझ आ रहा है ना। अब किसका देखो, ए को कितना जगह मिला है, 1, तो ए को 1 ठो दे देंगे, ये लो एक बैलेट पेपर आपका, ऐसे करके, समझ में आ रहा है। और कौन बचा, सी, सी को कितना देते हैं, 1। चलो अब बताओ किसको पास कितना कितना हो गया, अब डी विलुप्त तो हो जाएगा ना, डी का पेपर को हम हस्तांतरित कर दिए हैं, इसलिए नाम ही है एकल हस्तांतरणी पद्धति। क्यों बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि पहला वरीयता क्रम के को हम खोल के देखेंगे सेकंड नंबर किसको किसको मिला है उसमें, आया बात समझ में, आया ना। तो अब काउंटिंग करें, इसको कितना मिल गया 26, इसको गिनो 38, और इसको कितना 36। देखो ये जीतने वाला अब हार रहा है ना अब मिठाई बांट दिए वन ही वन में सब जगह, बाद में गिनती पता चला कि ऐसा हो गया। तो अब कौन विलुप्त तो हो चुका है इसमें से, जल्दी बताओ। डी का पेपर दूसरे में चले गया है, तो डी का कुछ काम है क्या, नहीं। अब इसी प्रकार से अभी भी कोई जीता है क्या, क्योंकि हमारा न्यूनतम कोटा क्या है, जल्दी बताओ। 50% प्लस क्या होना चाहिए, 1। अभी तक किसी को मिला है क्या, नहीं। तो अब किसके पेपर को खोलने की बारी है, क्योंकि अब ये हार रहे हैं, तो इसके पेपर को वैसे ही खोलेंगे, 26 बैलेट पेपर को खोलेंगे, है ना। अब वो 26 बैलेट पेपर में जब हम खोलेंगे ना, तो क्या होगा देखो, ये ए का बैलेट पेपर 25 है उसके पास, ए के पास कितना पेपर है 25, तो 25 में फिर सेकंड नंबर देखेंगे, है ना। 25 में फिर देखेंगे कि बी को कितना मिला और सी को कितना मिला है, लेकिन उसके पास दूसरे का भी बैलेट पेपर रखा हुआ है एक ठो, तो उसमें ना तीसरा और तीसरे नंबर पे किसको मिला है उसको देखेंगे। पहला और दूसरा तो पता चल गया कि पहले में डी को मिला था इस पेपर में, और सेकंड में किसको मिला था, ए को, तभी पेपर उसके पास आ गया। अब तीसरे नंबर पे इस पेपर में कौन है उसको भी देखा जाएगा, उसके हिसाब से पूरा ए का पेपर भी छीना जाएगा, समझ आ पा रहा है ना। तो हम देखेंगे कि उसके पास टोटल 26 पेपर है, कितना पेपर है 26 में से 25 पेपर का क्या होगा, सेकंड नंबर का क्रम देखेंगे, और एक ठोका तीसरे नंबर का क्रम देखेंगे, समझ में आ पा रहा है ना। तो देखो ध्यान से, तो बी का मान लेते हैं, बी को मिला होगा इसमें 26 में से इसको मिल जाता है 10, कितना दे देता हूं, और 25 में से 10 इसको मिल गया, तो 15 इसको मिला होगा, ये ए का पेपर का बंटवारा हो गया, और डी का पेपर रखा हुआ है इसके पास, तो डी में थर्ड नंबर मान लेते हैं कि वो भी किसको मिल गया है, सी को मिल गया, किसको मिल गया जल्दी बताओ, सी। तो अब देखते हैं कि किसके पास कितना कितना गया है, तो इसके पास कितना आ गया 10, और इसके पास 16, तब फिर इसको हम लौटा देंगे। बी को कितना देना है 10, और सी को कितना देना है 16, समझ में आ रहा है। तो टोटल काउंट करो कितना हो गया, और यहाँ 52। अब जीता कि नहीं, फिर देखो तो सेकेंड राउंड में ये जीत रहा था ये वाला लास्ट राउंड में कौन जीत गया, सी। तो राउंड एकदम लास्ट तक कंफर्म नहीं होता कि कौन जीतेगा, आया बात समझ में। तो इस टाइप से चुनाव होता है, कौन सा किसका चुनाव, राष्ट्रपति का, समझ आ पा रहा है सबको, है ना। हाँ पहले देखो, पहले चरण में पहला वरीयता क्रम गिनते हैं, और द्वितीय चरण का मतलब ये होता है कि सेकंड नंबर का वरीयता गिनेंगे, और जो हार रहा होता है उसका गिन के ट्रांसफर करते हैं। और अभी तक एक ही बार ऐसा हुआ है जो सेकंड क्रम का गिनने की आवश्यकता पड़ा, लेकिन पहले बार में ही जीत जाते हैं, पहला वरीयता क्रम में ही जीत घोषित हो जाता है। वो आगे बताऊंगा कि किसके टाइम में ये ऐसा हुआ था कि दूसरे वरीयता क्रम का गणना किए थे, नोट पॉइंट में अलग से लिखा दूंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो तो आज यहाँ तक करते हैं, बाकी इसके आगे का और भी बहुत सारा प्रोसेस देखेंगे निर्वाचन को लेके, किसको लेके, कि उनका
अनुमोदक कितना होना चाहिए, प्रस्तावक कितना है, जमानत राशि कितना होता है, ये सब चीज राष्ट्रपति का चुनाव का देखेंगे। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? तो आज यहाँ तक लिख लेना, बाकी इसके आगे कल करते हैं। क्लियर है कि नहीं?